हेलो स्टूडेंट्स, सीडीपी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने सीडीपी की क्लास में अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि बैकबोन है आपके सीडीपी सब्जेक्ट का। इस क्रम में हमने विभिन्न सिद्धांत पढ़े थे। लगभग हमने 6 सिद्धांत पढ़े थे जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दिए हुए थे, जैसे कि कोहलर का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इन सब का एप्लीकेशन शिक्षा में क्या यूज़ है, क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। हाफ पार्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इस चैप्टर का वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो चुका है। और आज लास्ट ये आपकी क्लास है इस चैप्टर से, जिसमें हम सीखने का वक्र, सीखने के पठार, 3 चीज़ें, सीखने का वक्र, सीखने का पठार और शिक्षा का यानी कि जो नॉलेज है उसका ट्रांसफ़र, ये 3 चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सीखने का वक्र। वक्र का मतलब आई होप आप सबको पता होगा, कर्व, यानी कि कोई सीधी लाइन है। जब तिरछी लाइन जो होती है इसको हम कर्व कहते हैं। सीधी लाइन स्ट्रेट बोलते हैं, जबकि तिरछी लाइन जो मुड़ी हुई होती हो, कहीं से मुड़ने वाली जो लाइन होती है उसको हम वक्र कहते हैं। तो वक्र का मतलब तो आप सबको पता होगा। अब सीखने का वक्र क्या होता है तो उसके बारे में हम देखेंगे। सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति एवं प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आप सबने मैथ्स में ज़रूर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, या नहीं तो आपने इस तरह से यानी कि ग्राफ पेपर का यूज़ ज़रूर किया होगा कभी ना कभी, जिसमें कि हम ग्राफ पेपर कुछ इस तरह से ब्लॉक्स होते हैं आपके, ज़रूर आपने किया होगा, आपको याद होगा। तो हम इस पे क्या करते हैं, एक तरफ एक्स एक्सिस रखते थे ये वाला, और एक तरफ वाई एक्सिस रखते थे। यानी कि 2 वैल्यूज़ हम रखते थे और उनके बीच में क्या चेंज हो रहा है इसको दिखाते थे। यानी कि अगर एक तरफ समय है और एक तरफ सपोज इधर हमने टाइम दिखाया और इधर आपका ये टी टाइम है और ये आपकी जो लर्निंग रेशियो है वो है, तो हमने बताया कि आप कितना किस समय में कितना सीख रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग ये वक्र बनते हैं। यानी कि कभी आपने कम सीखा, यानी जब स्टार्टिंग आपने की तो आप थोड़ा सीख रहे थे, फिर धीरे 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 आपका लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। अच्छा, सीखने में क्या होता है कि हम कंटिन्यू एक जैसा नहीं सीख पाते। यानी कि आपने अपना भी देखा होगा कि जब परीक्षा पास में होती है, टेस्ट होता है, यानी कि एग्ज़ाम हो या टेस्ट हो, तो हमारे सीखने की स्पीड बढ़ जाती है। हम चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं, यानी कि ज़्यादा पढ़ते हैं। इसी तरह से जब फेस्टिवल चल रहे हों तो कहीं ना कहीं हमारे सीखने का जो रेशियो है वो कम हो जाता है, यानी ये घटता बढ़ता रहता है। यानी कि मंडे को आपने जितनी पढ़ाई की, सैटरडे को आप उतनी पढ़ाई नहीं कर पाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ संडे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं और इनका हम शिक्षा में कैसे यूज़ करते हैं वही पढ़ेंगे। यानी कि कभी आपने सोचा है कि आखिर में हमारी परीक्षाएं क्यों ली जाती हैं, टेस्ट क्यों लिए जाते हैं? हमें आपके मन में कभी तो ज़रूर आता होगा कि आखिर में इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, इतने में तो हम एक चैप्टर और पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि टेस्ट या एग्ज़ाम के माध्यम से आपका एक तो रिवीजन होता है और आपके पढ़ाई का रेशियो बढ़ जाता है। यानी कि आप देखोगे, जैसे कि आपका सीबीएसई स्कूल्स हो गए या कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया, तो ऑन एवरेज हम क्या मानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के कंपैरिजन में जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं उनका लर्निंग ज़्यादा होता है। क्यों? कारण यही है कि वहाँ पर टेस्ट ज़्यादा होते हैं, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, ठीक है। उसके बाद से क्वार्टरली एग्ज़ाम्स, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, इतने सारे। जबकि नॉर्मली जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें केवल हाफ ईयरली और फाइनल ही अभी तक होता था, हालांकि अब चेंजेस हो गए हैं। तो उसका क्या रोल है? इसीलिए कि जब आपके पे प्रेशर बढ़ता है तो आपके जो सीखने का रेशियो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वही आपका सीखने का वक्र है। उसी के बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो पहले इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सीखने के वक्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। यानी कि जब आप सीखना शुरू किए थे, बीच में कितने अप एंड डाउन आए, कितने पड़ाव आए, थोड़ा बीच बीच में पढ़ाई छूट जाती है। जैसे आपने सोचा कि आपने एक टाइम टेबल बनाया कि आज से मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन 2-3 दिन, 4 दिन आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, फिर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है।
फिर एकदम से आप कुछ दिन बाद फिर स्टार्ट करते हो, फिर ब्रेक हो जाता है। तो ये जो ऊपर नीचे पड़ाव आते रहते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आपको बिल्कुल नहीं चीज़ें आ रही थी, उसके बाद से आप मध्य में अप एंड डाउन लेते हुए अंतिम में जब आप चीज़ों को सीख जाते हो, तो यही 3 तरह के वक्र होते हैं। नेक्स्ट, अब देखो उसमें क्या कहा है, साधारणतः प्रारंभ में तीव्रता दिखाई देती है। यानी जब आप किसी काम को शुरू करते हो तो आप में क्या होता है, उत्साह होता है उस कार्य के प्रति। तो स्टार्टिंग में आप सबसे ज़्यादा सीखते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर पूछा जाए सीखने की दर सबसे ज़्यादा कम है तो स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने कोई काम शुरू किया तो आप पूरे तन मन धन हर तरह से क्या करते हो, लग जाते हो उस काम में कि मुझे ये चीज़ सीखनी है तो सीखनी है। स्टार्टिंग में या नया नया किसी बच्चे का एडमिशन हुआ या आप नई क्लास में जाते हो, कोई भी नया काम आप करते हो, या सपोज़ आपका कोई भी एक नई स्किल के लिए आपने ज्वाइन किया, तो स्टार्टिंग में आपका उत्साह रहता है, आपका पूरा मन रहता है, आप तत्पर रहते हो, सारी चीज़ें करते हो। तो प्रारंभ में आप तीव्रता दिखाते हो। लेकिन हालांकि आवश्यक नहीं है, सबका अलग है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए साधारणतः ऐसा ही होता है। प्रारंभ में तेजी होने वाली प्रगति को प्रारंभिक तीव्रता कहते हैं। उसके बाद से फिर कुछ समय के बाद जो है वो एकदम से डाउन, फिर थोड़ा सा आप फिर थोड़ा डाउन करते करते लास्ट में आपका, क्योंकि आप ऑलमोस्ट चीज़ें सीख चुके होते हो, तो फिर वहाँ पे आपका वक्र एकदम से बराबर में आ जाता है। सीखने के वक्र से स्पष्ट होता है कि सीखने में जो प्रगति होती है वो स्थायी नहीं होती। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, स्थायी कोई चीज़ होगी तो एक जैसी होगी, तो ये तो सीधी लाइन है। लेकिन वक्र का मतलब क्या है कि यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, इस तरह से। तो वही बात कह रहा है कि सीखने के वक्र से इतना तो स्पष्ट है कि जो सीखने की जो प्रगति है, सीखने में जो प्रोग्रेस हो रहा है वो स्थायी नहीं है। आपने देखा होगा स्कूल में भी क्या होता है कि जैसे बच्चे को हमने कुछ सिखाया और बच्चा पूरे मन से सीख गया, फिर एकदम से छुट्टी पड़ गई 10 दिन 15 दिन की, बच्चा क्या करता है, फिर थोड़ा सा वो बैक में चला जाता है। लंबी छुट्टी हो गई तो फिर एकदम से चीज़ें भूल जाता है। यही कारण है कि स्कूलों में जैसे गर्मी की छुट्टियां हुई तो समर वैकेशन में भी बच्चों को कुछ ना कुछ वर्क दिया जाता है, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, या कोई भी ऐसा वर्क, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि होमवर्क बच्चों को क्यों दिया जाता है, सिर्फ इसीलिए कि उनके सीखने की जो क्रिया है, जो उन्होंने सीखा है, जो प्रोग्रेस हुआ है, वो मंद ना पड़ जाए, ठीक है, एकदम से उसमें रुकावट आ गई। जैसा कि एक कथन भी है कि अगर आपने पढ़ाई में 1 दिन का गैप किया तो आप अपने सीखने में 4 दिन पीछे हो जाते हो। यानी कि सपोज़ आप डेली पढ़ाई करते हो, डेली क्लास करते हो, आपने 1 दिन की क्लास नहीं की या 1 दिन स्कूल स्किप कर दिया या आपने पढ़ाई स्किप कर दी, तो आप 4 दिन पीछे चले जाते हो, 4 दिन पीछे, ठीक है। ये सीखने का आपका सिद्धांत है, ये ऐसा कथन है। यानी कि इस वक्र में आप यही चीज़ें देखोगे कि सीखने की जो प्रगति है स्थायी नहीं है, अनियमित है। सीखने की गति कभी तीव्र कभी मंद दिखाई देती है। स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता है। कथन इम्पॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखेंगे। सीखने की उन्नति एवं अवनति का होना कई बातों पर निर्भर करता है। यानी कि जब आपका प्रोग्रेस हो रहा है या फिर जब आप नीचे की ओर जा रहे हो। बुद्धि, रुचि, प्रेरणा, जिज्ञासा, उत्साह, पूर्व ज्ञान, आदत, थकान, वातावरण, विषय का सरल या कठिन होना। कि अगर मुख्यतः देखा जाए तो क्या है, स्टार्टिंग में आप चीज़ों को बड़े उत्साह से सीखते हो। इसके अलावा आप जो आपको विषय है, आप स्टार्टिंग में आप इसीलिए कोई भी चैप्टर होता है तो स्टार्टिंग में आपको सरल चीज़ें सिखाई जाती हैं, टफ क्वेश्चंस बाद में करवाए जाते हैं, ताकि आप पहले ही भाग ना जाओ कि अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो पहले आपको सरल चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे कि आपको चीज़ें सरल लगें, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। जब आप सरल सीखोगे फिर आप टफ़ चीज़ें सीख पाओगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको पहले टफ़ चीज़ें डायरेक्ट ही सिखा दी जाएं। नेक्स्ट है, सीखने के वक्र से ये भी प्रकट होता है कि सीखने की क्रिया में एक ऐसी अवस्था या शारीरिक सीमा भी आती है जिसके बाद व्यक्ति सीखने में कोई उन्नति नहीं कर पाता। यानी कि जब सीखना रुक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी बच्चे को A to Z सिखा रहे हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसका सबसे ज़्यादा उसका जो रेशियो या दर होगा सीखने का सबसे ज़्यादा, उसका मन लग रहा है सीखने का, फिर बीच बीच में वो कहीं ना कहीं आनाकानी करेगा, नहीं करेगा, लेकिन लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा जब वो A to Z तक चीज़ें सीख जाएगा।
अब जब वो ए से जेड तक सीख गया तो अब आप उसको क्या सिखाओगे, यानी कि अब आप उसको कोई नई चीज़ें या दूसरी चीज़ सिखाओगे, इसके आगे की चीज़ सिखाओगे, लेकिन ए टू जेड जो सीख चुका है फिर से आप ए टू जेड में कुछ और नहीं सिखा सकते। अल्फ़ाबेट जो वो सीख चुका है, अब अल्फ़ाबेट में अब उसको कुछ और नहीं सिखा सकते, नई चीज़ सिखाओगे, लेकिन अल्फ़ाबेट की वो चरम सीमा तक पहुंच गया है, यानी जिस दिन उसने जेड तक जेड तक सीख लिया वहाँ पर उसकी फिर अब उन्नति नहीं होगी, अब उसको नेक्स्ट चीज़ सिखानी पड़ेगी। तो यानी कि वक्र में आप यही चीज़ें देखोगे कि पहले एकदम से उत्साह बढ़ता है, फिर आने के बाद से फिर ये लगभग स्थायी हो जाता है। सीखने के वक्र सीखने में किसी स्थान पर बहुत कम उन्नति प्रकट करते हैं, ये स्थान सीखने के पठार होते हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है, जो बीच में आपको चीज़ें टफ लगने लगी या माहौल चेंज हो गया, छुट्टियां हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, बच्चा बीमार हो गया, तो फिर वो जो रुकावट आ जाती है सीखने में एकदम से, उसको पठार कहते हैं, सीखने का पठार। अब सीखने के वक्र के प्रकार 3 होते हैं, सरल, उन्नतोदर और नतोदर। 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो सरल वक्र है नॉर्मली, यानी कि समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है, तो वो सरल रेखीय वक्र होता है। उन्नतोदर वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेज होती है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे होने लगती है। यानी कि सबसे बेस्ट क्या है, सरल, कि आप स्टार्टिंग में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहो कि एकदम से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक जिम का एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। नॉर्मली लोग लगभग 70-80% लोग क्या करते हैं कि एकदम से उन्होंने कहा कि अब जिम ज्वाइन कर लिया और 2 दिन 4 दिन बहुत उत्साह के साथ बहुत वर्कआउट कर लिया, फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। दौड़ने के लिए सोचा कि अब दौड़ेंगे, या कोई लोग जैसे जिनका वेट ज़्यादा है सोचते हैं कि अब कोई भी नया चीज़ डाइटिंग स्टार्ट की, कुछ क्या बड़े ज़ोर शोर से करते हैं और फिर क्या होता है, रुक जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, न्यू ईयर पे लोग क्या करते हैं, रिजोल्यूशन लेते हैं, यानी कि संकल्प लेते हैं, ठीक है। न्यू ईयर का जो रिजोल्यूशन होता है हर साल लोग क्या करते हैं, जनवरी में, यानी 1 जनवरी को लिया और हफ्ते 10 दिन 15 तक तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, भूल जाते हैं कि क्या रिजोल्यूशन लिया था, नहीं पूरा हो पाता। लगभग 80% लोगों का पूरा नहीं हो पाता। कारण क्या है कि बड़े ज़ोर शोर से स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिया, जिसको बॉडी एडजस्ट नहीं करती है, माइंड एडजस्ट नहीं करता है। तो सीखने का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाना है, एक नॉर्मल लेवल पे इतना ही चेंज करना है। यानी कि अगर आपने जिम ज्वाइन किया है तो आप ये नहीं कि पहले दिन ही आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे वर्कआउट करो, नहीं, आप बिल्कुल 10 मिनट 15 मिनट ऐसे स्टार्टिंग करो। फिर जब आपको 10 से 15 मिनट की हैबिट पड़ जाए, फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे, तो आपका ये सीखना कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इसी तरह से सपोज़ कोई सुबह 10 बजे सोकर उठता है, अब वो चाहता है कि मैं 5 बजे उठ जाऊँ, और उसने क्या किया, 3 दिन 4 दिन अलार्म लगाया, 5वें दिन से ख़त्म। उसको क्या करना है, अगर उसके 10 बजे उठने की आदत है तो पहले उसको 1 हफ़्ता पौने 10 बजे उठना होगा। फिर जब पौने 10 बजे वो आराम से उठने लगे, यानी 15 मिनट के चेंज में बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब इसकी आदत पड़ जाए फिर वो 9:30 बजे उठना शुरू करे, फिर इस तरह से 9:15 9 ऐसे करते करते अगर वो करेगा तो एक दिन कैसा आएगा कि वो आराम से 5 बजे उठने लगेगा। तो उन्नतोदर क्या बताता है कि अगर आपने शुरू में बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा दिया है तो फिर क्या होगा, सीखने की मात्रा फिर कम हो जाती है। और जबकि सरल में आप स्टार्टिंग में थोड़ा सीखते हो और थोड़ा थोड़ा करते करते फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, ऐसे ऐसे करते हुए आप प्रोग्रेस कर पाते हो। नतोदर में इस वक्र में समय या प्रयास के साथ अधिगम की मात्रा में अधिक होता है। इस वक्र को वर्धनशील उपलब्धि या सकारात्मक गति वक्र भी कहा जाता है। यानी इसमें क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में इतना नहीं सीखा, बच्चा एकदम से सीख लिया, यानी परीक्षा के समय आप कह सकते हो, ठीक है। परीक्षा के समय आप क्या किए, पूरे साल पढ़ाई नहीं किए, पूरे साल आपका जो सीखने का रेशियो है बड़ा कम था, बहुत ही कम, और जैसे ही परीक्षा सर पे आई रात दिन एक करके पढ़े और क्या किए, सीख लिए, तो इसको क्या कहते हैं, नतोदर। नेक्स्ट है 4th नंबर, इन्हीं 3 को मिला करके मिश्रित वक्र रेखा भी बोलते हैं। हालांकि मेनली तो 3 ही माने जाते हैं, लेकिन मिश्रित वक्र रेखा में क्या होता है कि 2 टाइप मिक्स होते हैं,
ठीक है। इसको एस प्रकार का वक्र भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि वही जो उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कम सीखा, ज़्यादा सीखा, फिर कम, फिर ज़्यादा, इसको कौन सा मिश्रित वक्र रेखा कहेंगे। अब शिक्षा में आपने क्या रोल है देख ही लिया है कि इसी तरह से हम बार बार टेस्ट लेते हैं बच्चों को, या फिर हमने उन्नतोदर से ये सीखा कि बच्चे पे एकदम से प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है, बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके सिखाना होता है। जैसे आपको LSRW का रूल भी पता होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी बच्चे को पहले थोड़ा बस उसको आप सुना रहे हो, गा के सुना रहे हो, पढ़ के सुना रहे हो। ठीक है, देखा होगा ना नर्सरी क्लासेस में। फिर बच्चे को भी उस तरह से बुलवाते हो आप, गा गा कर ABCD सिखा रहे हो तो गा गा कर उसको सिखा रहे हो, फिर उसको रीडिंग, फिर उसको राइटिंग सिखाते हैं। आप चाहो कि एकदम से उसको राइटिंग सिखा दें या एक ही दिन में सब सिखा दें, तो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, अब सीखने का पठार क्या है कि किन्हीं भी कारणों से जब प्रोग्रेस रुक जाती है काफ़ी समय तक, तो इसको ही सीखने का पठार कहते हैं। कारण इसमें क्या है, सीखने के पठार के कारण इम्पॉर्टेंट है। कार्यों की जटिलता, यानी कि जो आप सीख रहे हो काम बहुत कठिन लग रहा है, आप कितना भी मेहनत करके नहीं उसको समझ पा रहे हो, तो आप यानी कि आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। आप क्या करोगे, कार्य जटिल है तो छोड़ दोगे। सीखने की अनुचित विधि, तरीका गलत हो, जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया कि LSRW रूल है, अब किसी टीचर को नहीं पता है या इस रूल को नहीं फॉलो कर रहा है, और क्या कर रहा है वो, बच्चे को पहले लिखाने लग रहा है। वो उस बच्चे को भी ABCD पढ़ने नहीं आती, का पढ़ने नहीं आता। ठीक है, बिना अल्फ़ाबेट को क्या किए कि उसको याद कराए और पढ़ाए, बिना उसको लिखाना शुरू कर दें, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो अगर सीखने की जो विधि है वो अनुचित है, तो तब भी सीखना यानी अधिगम नहीं हो पाता है। यही कारण है कि टीचर्स को अब इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ सिखाया जाता है कि साइकोलॉजिकल वे में चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है शारीरिक सीमा। अब जो पोटेंशियल है उसके ऊपर भी तो नहीं सिखाया जा सकता है। ठीक है, प्रेरणा की सीमा, तो जितना मोटिवेशन होगा उतना बच्चे की रुचि बनी रहेगी, उत्साह और रुचि बनी रहेगी, तो फलता वो चीज़ों को जल्दी सीख पाएगा। पुरानी आदतों का नवीन आदतों से संघर्ष, जैसा मैंने आपको सुबह उठने वाला एग्जाम्पल दिया था, तो जो आपकी सालों साल आदत है उसको चेंज करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। जटिल कार्य के मात्र एक पक्ष पे ध्यान देना, यानी किसी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको हर तरह से देखना चाहिए। जैसे कि अब बच्चा अगर मान लो कि बीमार है और आप उसको ज़बरदस्ती सिखाना चाह रहे हो तो नहीं सीखेगा। पहले आपको देखना होगा कि वो स्वस्थ है कि नहीं, हर पहलू से देखना समझना होगा। बच्ची का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, कहीं और मन लग रहा है उसका, या फिर विद्यालय का माहौल सही नहीं है, ये हर एक पक्ष पर ध्यान देना होता है। अब इन पठारों का निराकरण कैसे करेंगे, तो जो भी कारण हैं उन कारणों को देखते हुए, यानी कि विषय की जटिलता को कैसे दूर करें, तो हमने देखा कि TLM के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी कराई जाती है, एक्टिविटीज़ कराई जाती है, क्रिएटिव माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे कि विषय जटिल ना लगे। किसी कार्य को कुछ समय तक सीखने के बाद थोड़ा थोड़ा रेस्ट दिया जाता है। ठीक है, फ्रूट ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, तमाम चीज़ें करवाई जाती हैं, थोड़ा थोड़ा रेस्ट दिया जाता है ताकि माइंड थके नहीं। अधिगम को रोचक बनाने के लिए नई नई विधियाँ अपनाई जा रही हैं। उनको बच्चों को बार बार प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि उनके लिए क्लैपिंग कराते हैं, उनके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, उनको रिवॉर्ड देना, अवार्ड देना, इन सब के माध्यम से भी बच्चों को प्रेरित किया जाता है। अधिगम हेतु उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था की जाए जिससे कि रुचि कम ना हो। अधिगम करने वाले शारीरिक क्षमता और विभिन्नताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। अब देखिए अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है। तो यानी कि एक जगह की लर्निंग को आप दूसरी जगह में जब यूज़ करते हो तो यही है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। कुछ ये एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब इसमें सकारात्मक स्थानांतरण का क्या मतलब होता है कि कोई एक चीज़ जो आपने सीखी है कहीं पर, उसका दूसरी जगह में कहीं यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ में आपने जोड़ घटाना सीखा या माप सीखी वस्तुओं की। अब आप कुकिंग कर रहे हो, ठीक है, आप खाना पका रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, लेकिन आपने क्या कि कितना चावल में कितना पानी पड़ेगा, ये जो आप अंदाज़ा लगाते हो ना, कितना नमक डालना है, इतनी सब्जी है तो इतना, ये चीज़ें, तो ये एक तरह से आप मैथ्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सपोज़ आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो, तो या अभी आप CDP पढ़ रहे हो, तो ये जो भाषा लिखी है ये क्या है, हिंदी है ना, तो जो आपने हिंदी सीखी उसका यूज़ आप CDP
पढ़ने के लिए कर रहे हो, तो ये आपका सकारात्मक स्थानांतरण है। यानी एक जगह की सीखी हुई चीज़ को दूसरी जगह जब आप यूज़ करते हो तो सीखना सरल हो जाता है। नकारात्मक स्थानांतरण में क्या होता है कि कोई एक चीज़ जो आपने कहीं सीखी थी गलत, उसकी वजह से आप कोई दूसरी चीज़ भी ना सीख पाओ, तो वो आपका नकारात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने इंग्लिश टाइपिंग सीखी हुई है, ठीक है, अब जब वो हिंदी टाइपिंग सीखने जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग में वही सेम कीबोर्ड पे एक जो की थी वो कुछ और प्रेस कर रहे थे, अब उसको आपको पहले भूलना पड़ेगा, तब आप कुछ दूसरा सीखते हो। इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि एक जो छोटा बच्चा होता है उसको सिखाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसका माइंड कैसा है, अभी पूरा कागज़ है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको सादा पेज दे दिया जाए तो आप उस पर जो चाहो लिख लो, लेकिन जिस पेज पे ऑलरेडी लिखा हुआ है उस पर लिखने के लिए आपको पहले की लिखावट मिटानी पड़ती है, ठीक है, यानी कि आपको डबल एफर्ट डालना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चा जितना छोटा होगा उसको सिखाना उतना सरल है। अब ये नहीं कि 2 साल के बच्चे को सिखाने लगे, यानी कि ऑब्जर्वेशन जब से उसने करना सीख लिया 3 साल की एज से, बाकी लिखने का काम तो 6-7 साल से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बच्चा जितना छोटा होगा उस सीखने के लिए उसको सिखाना उतना सरल है। या किसी को अगर किसी चीज़ के बारे में ऐसा नॉलेज नहीं है जिससे कि बाधा पड़े तो सिखाना आसान है। यानी कि 2 चीज़ें हैं, पहला तो ये कि आप एक जगह का ज्ञान, यानी ज्ञान बेकार नहीं जाता, एक जगह की नॉलेज आप दूसरी जगह अच्छी वे में यूज़ कर रहे हो। जैसे आपको साइकिल चलाने आती है तो आपके लिए स्कूटी सीखना इजी हो जाता है, क्योंकि आपने साइकिल में बैलेंस करना सीख लिया था। वहीं दूसरी तरफ आपने कोई गलत चीज़ सीखी थी, और गलत इन द सेंस कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका एक्सीडेंट हो गया था मान लो, अब आप अगर उस एक्सीडेंट के बाद सीखने जाते हो चीज़ें तो आपको कहीं ना कहीं बाद में क्या लगेगा, आप डरने लगोगे, तो वो आपका नकारात्मक स्थानांतरण है। शून्य स्थानांतरण यानी ऐसा लर्निंग जिसमें ना हमें कोई पॉजिटिव फ़र्क पड़ रहा है ना कोई निगेटिव फ़र्क पड़ रहा है, एकदम से नई चीज़ें आप सीख रहे हो, तो वहाँ पे आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऐसा काम। नेक्स्ट, क्षैतिज स्थानांतरण। अब ये भी कई प्रकार का होता है। क्षैतिज जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्षैतिज स्थानांतरण होता है। जैसे गणित के जोड़ घटाने के प्रश्न को हल करने का अभ्यास उसी तरह के अन्य प्रश्न को हल करने के लिए करते हैं, तो वो क्षैतिज स्थानांतरण है। ऊर्ध्व स्थानांतरण में किसी परिस्थिति में जो आपने ज्ञान अर्जित किया है उसका किसी अलग प्रकार के परिस्थिति में उपयोग करना, जैसे कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखना, उसके पूर्व के अनुभव का ऊर्ध्व स्थानांतरण है। द्विपार्श्विक स्थानांतरण में मानव शरीर को 2 भाग, दाएं भाग एवं बाएं भाग में बांटा जा सकता है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतराल दूसरे भाग में होता है तो इसको द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि बाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ, अर्थात जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीखने में करता है तो उसे द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। अब इसके स्थानांतरण के जो सिद्धांत हैं ये हम नहीं देखेंगे, वही सेम बात यहाँ पे बोली गई है। नेक्स्ट, अब सीखने सिखाने में क्या महत्व है, वही सेम बातें वही लिखने के लिए आपको उपयोगी होगा। यानी कि एक जगह की चीज़ आप जो पॉजिटिव वाला है स्थानांतरण उसका आप उपयोग कर पाओगे, इसी तरह से जो ज़ीरो वाला था उसका भी अच्छा यूज़ होगा, जिससे कि बच्चे में रुकावट नहीं आएगी। अधिगम स्थानांतरण और शिक्षक, ये भी नहीं देखना है। प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की अनुभूतियों की गुणवत्ता, बोध और अभ्यास की गहराई, सीखने की 2 परिस्थितियों के बीच समानता, अधिगम अनुभूतियों की विविधता, अधिगम अनुभूतियों का संदर्भ, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए। अब चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, तो चलिए एमसीक्यू लगा लेते हैं। आप देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला है, आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही क्या कहते हैं, तो ऑफ कोर्स अधिगम कहते हैं। यानी अधिगम का मतलब क्या है, जब कोई चीज़ आप इतना सीख जाओ कि वो आपकी आदत बन जाए। अधिगम की प्रभावशाली विधि कौन सी है, करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना यानी नकल करके, या सामूहिक विधि द्वारा, उपयोग सभी, तो सारे ही विधि प्रभावशाली हैं। नेक्स्ट है, थियोरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है। मैंने आपको बताया था बुक्स
बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी बुक किसकी है, तो ये हिलगार्ड की है, ध्यान रखेंगे। अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, तो अधिगम के 3 नियम हैं। तत्परता का सिद्धांत होता है, फिर अभ्यास का, फिर प्रभाव का। सादृश्यता का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रयास और त्रुटि इम्पॉर्टेंट है। सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो इसके थॉर्नडाइक हैं। प्रयास और त्रुटि के, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावलोव ने सीखने का सिद्धांत किस पर प्रयोग किया था? मैंने बोला था ना कल की ही क्लास में कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया है। तो पावलोव ने कुत्ते पर किया था, ठीक है। थोड़ा सा आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। पावलोव पालतू एक जैसा लग रहा है ना देखने में, नॉर्मली लोग कुत्ते को पालते हैं, तो पावलोव या पालतू कुत्ता, आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसी तरह से स्किनर, तो नॉर्मली इंडियंस की स्किन किस कलर की होती है, आप जो इन्होंने किस पे किया था, चूहे पे सिद्धांत किया था। तो आप नॉर्मली हमारी स्किन इसी चूहे के कलर की होती है, तो स्किनर ने किस पे किया था, चूहे पे किया था। इतना आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, थोड़ा आपको याद करने में आसानी होगी। स्किनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डबल स्टार क्वेश्चन है। एनिमल इंटेलिजेंसी के लेखक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल इंटेलिजेंसी के लेखक, यानी कि बुक्स तो बहुत सारे राइटर ने लिखी, लेकिन एनिमल के बारे में लिखी गई है, तो इसलिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थॉर्नडाइक ने लिखी थी ऑफकोर्स। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था, तो सारे ही नियम दिए, प्रभाव का, अभ्यास का और तत्परता का, यानी कि उपयुक्त सभी। अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। अधिगम स्थानांतरण मानसिक शक्ति का, समान तत्व का, समानीकरण का, या सभी। मोस्टली इसमें सीडीपी में या आपके डीएलएड में जो क्वेश्चन जिसमें आपको उपयुक्त सभी दिखे, तो लगभग 90% उपयुक्त सभी वाला ही आंसर राइट होता है। सीखने की मात्रा, यानी कि अगर आपको गेस करना हो और उपयुक्त सभी दिया है, या फिर ए एंड बी बोथ, ए और बी यानी का और खा दोनों सही है, इस तरह के ऑप्शन मिले तो आप उसको टिक कर सकते हो। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तो वो चीज़ों को जल्दी सीखता है, तो ये थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है, तत्पर है, तैयार है, यानी कि तत्परता का नियम। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? प्रश्न और भूल का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, या अंतर्दृष्टि या सूझ का। तो हमने देखा था ना सुल्तान चिंपैंजी वाले एक्सपेरिमेंट में, प्रत्यक्षीकरण यानी जब चीज़ें सामने होती हैं तभी हमें कोई आइडिया सूझता है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम यानी कि लर्निंग। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने नियम दिए हैं, 3 दिए हैं। कौन कौन से अभी हमने देखा, तत्परता का है, अभ्यास का है और प्रभाव का है। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया है, देखो इसको आप थोड़ा ट्रिक से याद कर सकते हो। तो देखो थॉर्न का मतलब क्या है, वैसे तो कांटे होते हैं ना। अब जैसे बिल्ली होती है, लोग कहते हैं ना भीगी बिल्ली, इस तरह से, या मान लो सपोज बिल्ली को झटका लग गया, ठीक है, तो उसके बाल कैसे हो जाते हैं, एकदम से ऐसे से हो जाते हैं, ठीक है, कांटे की तरह से। तो थोड़ा आप इससे याद कर सकते हो थॉर्नडाइक किससे रिलेटेड है, बिल्ली से। नेक्स्ट है, बाकी आपको पावलोव और स्किनर का याद होगा, तो तीसरा आप गेस कर ही लोगे कि बिल्ली ही होगी। कोहलर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो कोहलर ने पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत दिया था। बालक के कोशों एवं पेशी यानी मसल्स में, मांसपेशियों में समय के साथ साथ जो होने वाला परिवर्तन है, एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है, इसको क्या कहते हैं, ये परिपक्वता है, ठीक है। यानी एक छोटा बच्चा है जिसके मसल्स ही डेवलप नहीं हुए हैं, आप उसको भारी सामान उठाने को दे दो, या आप 5 साल के बच्चे को जिम भेज दो, तो क्या वो कुछ सीख पाएगा, नहीं, अभी तो वो परिपक्व ही नहीं है, एटलीस्ट उसको पकने तो दो। जब बालक सीखने को तत्पर होता है तो चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। अब ये किससे रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स थॉर्नडाइक का लॉ है। अधिगम वक्र दर्शाता है, अधिगम का वक्र क्या दर्शाता है, सीखने की मात्रा और समय के संबंध में, यानी कि एक निश्चित समय में कितना लर्निंग हो रही है, कितना सीखा जा रहा है। परियोजना विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, किलपैट्रिक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीखने की सही परिभाषा क्या है, तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, मोस्टली आप व्यवहार में परिवर्तन ध्यान में रखेंगे। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि ट्रायल एवं एरर
का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ऑफ कोर्स ऊपर भी हमने देखा है, आप देख सकते हो यहाँ से भी। सीखने को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो रुचि है, क्योंकि रुचि होगी तभी बच्चा तत्पर होगा। और मुख्य जो नियम है तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का, उसमें भी सबसे पहले तत्परता का है, यानी कि तत्पर तभी होगा जब रुचि होगी। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्रिया प्रसूत सिद्धांत यानी कि वही स्किनर का चूहे वाला सिद्धांत। अच्छा, चूहा किस कलर का था ज़रा कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अब कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।